नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 3 जुलाई को जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ से जितने भी क्वेश्चन थे तो उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। जब अंकित मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है और बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो लाभ दुगना हो जाता है। यदि आरंभिक अंकित मूल्य 560 रुपया है तो मूल्य या आरंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए अंकित मूल्य दे चुका है, तो हम लोग सबसे पहले अंकित मूल्य को मेंशन कर लेंगे कि अंकित मूल्य दिया हुआ है। तो अंकित मूल्य हमारा कितना दिया हुआ है, 560 रुपये। फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक है अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य अगर हम यहाँ पर हमारे पास नहीं है, मान लेते हैं क्रय मूल्य को, अगर मान लेते हैं, अगर क्रय मूल्य यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि 100 रुपया है, तो देखिए अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो हमारा जो अंकित मूल्य दिया है पहले ही से, तो अंकित मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य से, तो x + x का 40/100, तो काट देंगे 2 और 5 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7x/5 रुपीज़ हो जाएगा। ये अंकित मूल्य हो गया। और अंकित मूल्य हमारा दिया हुआ है तो इसके बराबर ये अगर कर देते हैं तो x का मान निकल जाएगा, यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 7x/5 = 560। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या निकल जाएगा दोस्तों, तो 560 × 5 और /7, तो 80 से कट जाएगा, 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 रुपीज़ आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य निकल चुका दोस्तों, कितना 400 रुपीज़ निकल गया है। अब कह रहा है कि 30% अंकित मूल्य को वृद्धि कर दिया जाए और बिक्री में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो लाभ दुगना हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए लाभ हम लोग निकालेंगे। लाभ हम लोग अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, लाभ हमको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो लाभ विक्रय मूल्य तो दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग विक्रय मूल्य को मान लें, है ना। माना विक्रय मूल्य y रुपीज़ है, ठीक है। अगर y रुपीज़ हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य को, तो लाभ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो लाभ इक्वल टू y - 400 रुपीज़ हो जाएगा। ये हमारा लाभ हुआ। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अंकित मूल्य में 30% वृद्धि कर दिया जाए और विक्रय मूल्य में 20% वृद्धि। तो अंकित मूल्य में से वृद्धि करने से यहाँ कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, तो सबसे अच्छा है कि हम विक्रय मूल्य को ही पहले देख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य में वृद्धि किया जाता है तो नया विक्रय मूल्य जो है वो कितना निकल जाएगा, तो y + y का 20/100, तो ये 5 से कट जाएगा, यानी कि 6y/5 रुपीज़ नया विक्रय मूल्य हुआ। अब देखिए नया विक्रय मूल्य हुआ तो नया लाभ भी हो जाएगा, है ना। तो नया जो लाभ हुआ है वो कितना हो जाएगा, वो 6y/5 - 400। लेकिन यहाँ पर देखिए यही तो है, बोल रहा है कि नया लाभ जो है वो पुराने लाभ से दुगना है। तो हम सिंपली रूप से कर देते हैं कि 6y/5 - 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y - 400, जो ये पुराने लाभ से दुगना है। नया लाभ, हमारा नया लाभ ये है और इससे दुगना हो जाता है। इसको आगे सोल्व कर देंगे तो देखिए आगे में क्या हो जाएगा कि 6y/5 और इधर हो जाएगा -400 इक्वल टू 2y - 800, ठीक है। 6y/5 -2 को ले आएंगे इधर और 400 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -100 + 400 इक्वल टू -400, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम डायरेक्टली कर देते हैं कि एलसीएम 5 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 6y - 10y तो कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा और /5, तो इक्वल टू 400, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 × 5 / 4,
यानी 100 से कट जाएगा तो हो जाएगा 500। ये हमारा 500 रुपीज़ क्या आ गया, तो हमारा विक्रय मूल्य। तो यही तो मांग रहा था कि आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 500 रुपीज़ हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अंकित मूल्य में 30% वृद्धि करने का से कोई मतलब नहीं यहाँ पर हुआ और हमारा आसानी से निकल भी गया। तो हमारा यहाँ विक्रय मूल्य कितना निकला, 500। तो सही आंसर होगा 500 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक संख्या पर है कि एक से संख्याओं का औसत, एक से संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है, x का औसत जो एवरेज वैल्यू दिया हुआ है वो x वाई स्क्वायर जेड क्यू है और y का औसत है कितना है, तो x क्यू वाई जेड स्क्वायर है, ठीक है। और z का औसत दिया हुआ है, ये है x स्क्वायर वाई क्यू और z। तो देखिए कह रहा है कि अतः एक साथ ली गई सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले कि एक से संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है उसको टोटल संख्या में निकालेंगे। तो एक से संख्याओं को अगर टोटल निकालेंगे तो x का मल्टीप्लाई से कर देंगे, तो x का टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x को मल्टीप्लाई कर देंगे इसी से, तो x स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा और जेड क्यू हो जाएगा। फिर y का इसी तरह से निकाल देंगे टोटल वैल्यू, क्योंकि एवरेज दिया हुआ है तो एवरेज को टोटल में निकालने के लिए क्या किया जाता है, उसी संख्या से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसको y का औसत इतना दिया हुआ है, y को टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू वाई स्क्वायर हो जाएगा और जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से जेड का भी टोटल निकल जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यू और जेड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब सारा का तीनों संख्या का टोटल निकल चुका है। अब टोटल निकल चुका है तो टोटल तीनों का कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यू और प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू और जेड स्क्वायर। अब टोटल हमारा निकल गया है और तीन संख्या यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, तीनों संख्या है तो एवरेज निकल जाएगा ना। तो एवरेज हमारा क्या हो जाएगा सारे संख्याओं का, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यू प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यू और जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई तीनों संख्याओं को हम लोग ऐड कर देंगे प्लस जेड। अब देखिए तो इसमें से हमारा कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर वाला सब में है टर्म, तो स्क्वायर वाला को टर्म को अलग कर देते हैं। तो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को अलग करते हैं तो देखिए इसमें कॉमन लेते हैं तो इसमें जेड बचेगा केवल, क्योंकि स्क्वायर टर्म ये सब दोनों अलग हो जाएगा और इसमें से स्क्वायर हटेगा तो एक जेड बचेगा, तो इसमें से एक जेड, इसमें से क्या बचेगा, स्क्वायर वाला हट जाएगा तो एक्स केवल इसमें से बचेगा और फिर इसमें से वाई बच जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हमारा अगर इसको इसी तरह सीरियल नंबर से लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये और ये कट जाएगा। तो हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया एवरेज का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में है कि एक शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5:9 है, तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि शंकु का वक्र पृष्ठ, तो एक पहले हम लोग शंकु बना लेते हैं, है ना, कोण बना लेते हैं। इसको कोण हमारा ये हो गया, तो इसका ये हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगा रेडियस और ये हो जाएगा एल, जो तिर्यक ऊंचाई बोला जाता है, लेटरल लेंथ बोला जाता है। तो अगर हमारा ये
इसका अनुपात दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर रहता है तो इसमें क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। और अगर टोटल पूछा जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसको क्या हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो हमारा ये फॉर्मूला के अनुसार हम इसको वैल्यू का मान ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसका पाई आर एल और डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये दिया हुआ है कि 5:9 है। तो पाई आर तो कट गया, तो बचा क्या, एल बाई एल प्लस आर बचा, जो 5/9 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 9L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5L प्लस 5R, है ना। और इसको ये 5 इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 4L बचेगा, 4L इक्वल टू 5R हो जाएगा। और L बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/L इधर है, R को इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, और ये 4 इधर जाएगा तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो L बाई आर। देखिए यहाँ पर रेडियस हमारा 4 लगभग आ गया है, लगभग क्या 4 इक्वल टू R इक्वल टू 4 हो गया है। और हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के अनुसार आप देखिएगा तो डायरेक्ट बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो त्रिज्या तो हमारा आ चुका है, और ऑप्शन के अनुसार देखिए तो 3:4 दिया हुआ है और 4 किसी में नहीं दिया हुआ है। तो आसानी से आप यहाँ से भी टिक लगा कर जा सकते हैं। और अगर पूरी तरह से कंफर्म होना है कि आंसर कितना होगा, तो देखिए ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात मांग रहा है, तो हमारा तो ये तिर्यक ऊंचाई निकला। तो ऊंचाई इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये एल है और ये एच है और ये आर है, तो ये एक समकोण त्रिभुज का रूप लेता है। और इसके चलते हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं, तो पर उसके लिए क्या हो जाता है, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर। एच हमको निकालना है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 5 है, 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 और 16, तो ये 9 हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो एच इक्वल टू √9 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा हाइट कितना निकल गया, 3, और ये कितना है, रेडियस कितना है, क्या 4। तो यही तो मांगा है कि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो h प्लस एच डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। तो यही तो आंसर हो जाएगा। तो आसानी से क्वेश्चन कोई ज़्यादा थी नहीं था, नॉर्मल ही सब क्वेश्चन दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि ये बता रहा है कि यदि 9 क्रमागत पूर्णांकों का योग s है, तो s के पदों में उन पूर्णांकों में से 8वां पूर्णांक कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों ये भी बहुत ही सिंपल है। तो इसमें दिया हुआ है कि 9 क्रमागत पूर्णांकों का योग। तो अगर हम लोग पहला संख्या अगर 1 मान लेते हैं, तो ये संख्या जो है x मान लेते हैं पहला, तो लगातार अगर संख्या को अगर देखते जाएं तो पहला x होगा, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा, और चौथा x प्लस 3, x प्लस 4, है ना। लगातार मांग रहा है, देखिए वहाँ पर पूरा क्रमागत पूर्णांकों का योग, है ना। तो पहले क्रमागत पूर्णांक निकाल लेते हैं। तो x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा, और x प्लस 8 हो जाएगा। देखिए हमारा 9 ही तक बोल रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या हो गया हमारा। कह रहा है कि इन सभी का योग s है, तो s इक्वल टू हमारा क्या निकल जाएगा, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू सभी का योग हो जाएगा, है ना। तो देखिए s इक्वल टू हम लोग इसका निकालते हैं,
तो सभी का योग क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, और 10 5 15 और प्लस 6 21 और प्लस 7 28 और प्लस 8 36। तो हमारा इसका ऐड कितना हो जाएगा, तो x देखिए, और ये x वाला जो हो जाएगा तो 1 2 3 4 ये 9 को x हो जाएगा, तो 9x और प्लस 36 ये हमारा इसका टोटल योग आ रहा है। एस इक्वल टू हमारा इतना आ रहा है 9x प्लस 36 आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा कह रहा है कि उसका 8वां पूर्णांक कौन सा होगा, तो 8वां पूर्णांक तो हमारा यही है, देखिए ये 9वां हो जा रहा है, तो ये 8वां तो यही है ना। तो 8वां में देखिए हमारा x एस इक्वल टू 9x प्लस 36 हो गया। तो हम लोग अगर x का वैल्यू पहले निकाल लेंगे, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस माइनस 36 और डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू x हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर ये माइनस इधर कर जाते हैं, 36 को इधर ले जाते हैं तो माइनस 36 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो गया, s माइनस 36 बाई 9। अब हमारा 8वां वैल्यू मांग रहा है कि x प्लस 7 कितना होगा। तो x इक्वल टू हमारा दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8वां पूर्णांक जो है वो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 7 है, तो x का वैल्यू इतना हो गया और 7 को ऐड कर देते हैं, तो s माइनस 36 बाई 9 प्लस 7 कर देते हैं, तो इसका एलसीएम में 9 हो जाएगा। तो s माइनस 36 और 9 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको 63 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, s प्लस 27 हो जाएगा, और ये 9। तो हमारा 8वां जो पूर्णांक है ना वो s प्लस 27 बाई 9 होगा। तो ये हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a प्लस 2b प्लस 13 इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है इसका वैल्यू का कि a प्लस b डिवाइडेड बाई a माइनस b का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है ना वो लॉजिक से ही बनाइए तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, समझे। तो जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a प्लस 2b इक्वल टू प्लस 13। तो हम लोग अगर प्लस 13 है इसको इक्वल टू को साइड में ले जाएं तो माइनस 13 हो जाएगा। तो हम लोग को a और b का कौन सा वैल्यू बैठा दें जिससे कि इसका मान जो है ना वो माइनस 13 हो जाए। तो देखिए इसमें ऑप्शन के आधार पर हम लोग चलते हैं कि 5 जो ऑप्शन है वो किस कंडीशन में अगर है। देखिए यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, और एक ऑप्शन हम 5 लेकर के चल रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है वो 5 लेकर के चल रहे हैं। तो 5 किस स्थिति में आ सकता है, अगर यहाँ पर a का वैल्यू अगर और b का वैल्यू अगर रख लेते हैं तो देखिए या तो 3 और प्लस 2 ये स्थिति में आ सकता है, और 3 माइनस 2 अगर होगा तो ये इस स्थिति में आ सकता है। लेकिन अगर दोनों को प्लस प्लस में रखें तो इसके अनुसार देखिए कहीं भी हमारा माइनस 13 नहीं आएगा। अगर दोनों का a और b का वैल्यू का मान रखें तो कहीं भी हमारा माइनस 13 आने का चांस नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा प्लस में है। तो अगर हम दोनों को अगर -3 और -2 के रूप में लिख देते हैं तो इस स्थिति में भी हमारा देखिए -3 और +2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो -3 और -2 दोनों डिवाइडेड बाई हो जाएगा -3 और +2। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -5 और डिवाइडेड बाई -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो इस स्थिति में भी हमारा 5 आ रहा है। तो हम
लॉजिकली ये इतना बोल सकते हैं कि a=-3 अगर रख दें और b=-2 रख दें तो यहाँ पर से वैल्यू हमारा 5 आ जा रहा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा इसका, a + b डिवाइडेड बाई a-b = 5 हो जाएगा इसका आंसर। अगर और किसी चीज़ को देखते हैं कि a + b डिवाइडेड a-b, इस जगह पर आंसर के आधार पर भी अगर -3 लाते हैं तो देखिए किसी भी स्थिति में ये सूटेबल नहीं बैठता है। यहाँ पर कितना का मान रखेंगे, अगर 1 का भी रखेंगे और 2 का भी रखते हैं तो इस स्थिति में -3 नहीं आएगा, और 1/5 का भी रखेंगे तो ये इसमें भी नहीं आ सकता है, और -1/3 का भी रखेंगे तो उसमें भी नहीं आएगा। ये हमने करके देखा है, आप भी करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसका मैं जो सबसे सटीक लॉजिक इसमें बैठा तो इसी के आधार पर बैठा, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग एक रीजनिंग से लेते हैं। तो रीजनिंग में एक है कि 7 मित्र ABCDEF और G एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पूर्व की ओर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सीधा लाइन बना दीजिए तो इधर ईस्ट हो जाता है, तो इधर पूर्व की ओर हो जाता है, इसका मुंह सबका इधर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग 7 आदमी को बैठा देंगे इस पर, है ना, पूर्व की ओर है। कह रहा है C जो है A और E के बीच में बैठा हुआ है। तो देखिए इस स्थिति में क्या कीजिए दोस्तों कि जब भी बनाइए तो 2 लाइन बना दीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि 2 कंडीशन में बहुत आसानी से बन जाएगा कि हमारा सही कौन जा रहा है। देखिए क्यों हम इसमें 2 को डालें। तो पहला बोल रहा है कि C जो है A और E के बीच में बैठा हुआ है, तो हम A और E के बीच में या तो A यहाँ लिख दें और E यहाँ लिख दें, तो इसके बीच में C हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि A यहाँ हो सकता है, E वहाँ हो सकता है। तो इस स्थिति में हम इस लाइन को लिए तो E ऊपर कर देते हैं और A नीचे कर देते हैं और बीच में C बैठा देते हैं। ये दोनों कंडीशन हमने लिए। अगला बोल रहा है कि B जो है E के ठीक दाएं बैठा हुआ है। देखिए B के दाहिना इस साइड होगा, अगर पूरब की ओर मुंह करके बैठा हुआ है सबका दाहिना इस साइड में हो जाएगा। तो B जो है E के दाहिने में है, तो B के दाहिने में तो C बैठा हुआ है, तो ये तो लाइन होगा नहीं, इसमें तो हो नहीं सकता है, तो और इसमें आसानी से हो सकता है। तो B E के ठीक दाहिने बैठा हुआ है, इसका मतलब B यहाँ बैठा हुआ है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ख़त्म कर दीजिए। अब इसी पर आराम से सब कुछ आ जाएगा। लेकिन D के बाएँ बैठा है, B जो है E के ठीक दाएँ बैठा है लेकिन D के बाएँ बैठा है, यानी कि D यहाँ कर देते हैं तो इसका बाएँ B बैठा हुआ है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ 5 दोस्त आ चुका है, 2 और को बैठाना है। कह रहा है F जो है दाएं छोर पर नहीं है, इसका मतलब कि F जो है इधर ही हो सकता है, दाहिना नहीं है तो इधर ही होगा, बैठेगा। फिर अगला बोल रहा है कि G जो है B से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। तो B के चौथे स्थान अगर इधर हम लेते हैं तो अब तो है नहीं कोई, 2 ही को बैठाना है, 2 ही को बैठाना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं तो ये तो हो नहीं सकता है। तो B के चौथे स्थान पर हम इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 चौथा स्थान पर इसको हम अगर B के बैठा देते हैं G को, तो B के चौथे स्थान पर ये आ जाता है। हम लोग G को इधर इसलिए नहीं लाए कि F तो हर में तो इधर ही आएगा, तो एक ही आदमी इधर बैठ रहा है ना, तो 2 आदमी के बाद तीसरा ही जाएगा G, तो चौथा पर बोल रहा है और तीसरा ही आ रहा है, तो हम इसलिए G को इस साइड में लेके आए, इधर नहीं आ सकता। तो B चौथे स्थान पर है, तो 1 2 3 चौथा स्थान पर है, और लास्ट में बचा F है, तो F यहाँ पर बैठ जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर पर इधर ये तो दाहिना हो गया और ये बायां हो गया, तो बाएं छोर पर हमारा कौन हो जाएगा, F हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। रमेश 15 मीटर पूर्व की ओर जाता है, पूर्व की ओर जाता है, अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट कर देते हैं तो पूर्व हमारा इधर हो जाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। तो कह रहा है 15 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो 15 मीटर हम यहाँ से लगभग इसको चला देते हैं, तो 15 मीटर इसको हम लोग
पूर्व की ओर रमेश को चला दिए। फिर कह रहा है वो बाएं मुड़ जाता है, मुड़ता है और 5√3 मीटर के बाद, मतलब 5√3 मीटर बाएं इधर इसका, अगर इधर जा रहा है तो इसका बाएं इधर हो जाएगा, तो 5√3 इसका लगभग यहाँ पर आ जाएगा। 5√3 एक मान के चलिए कि 5√3 यहाँ तक आता है, ठीक है। फिर कहता है कि इसका ये जो यहाँ से ये 5√3 मीटर यहाँ तक चलता है, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है कि 120 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो देखिए अगर ये इस स्थिति में है, इस स्थिति में है, यहाँ पर पहुँचा हुआ है, तो इसका 120 डिग्री दाएं बोल रहा है। तो देखिए इसका 90 डिग्री तो ये हो गया, ये सामने है तो 90 डिग्री तो ये हो जाएगा, इतना 90 डिग्री हो गया। और यहाँ से 30 डिग्री और लेते हैं, ये सीधे है तो इसका 90 डिग्री हुआ, और ये 30 डिग्री और ले लेते हैं तो इधर से ये हो जाएगा। अब इतना में इसको इधर मोड़ गया। अब फिर बोल रहा है कि 10√3 मीटर चलता है, तो 10√3 मीटर इसको इधर चला देते हैं, ठीक है। 10√3 मीटर चल रहा है, ठीक ना। इसका दुगना लंबाई तक चला 10√3 मीटर। फिर कह रहा है कि फिर 120 डिग्री दाएं मुड़ जाता है, यहाँ से भी 120 डिग्री। तो देखिए इस स्थिति में अगर इसको ये लाइन दे देते हैं तो इसका यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा, और फिर 30 डिग्री इधर ले लेते हैं, 30 डिग्री यहाँ से ले लेते हैं। ये समझिए कि ये एंगल 30 डिग्री हुआ, और यहाँ से ये एंगल जो अगर सीधा इधर कर दिया जाए, तो ये भी एंगल हमारा 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 120 डिग्री पर मुड़ता है। तो फिर कह रहा है इसमें कितना, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 10√3 मीटर हो गया। अब कह रहा है यहाँ से कि 20√3 मीटर जाता है, इसका मतलब इसका और दुगना ये जाता है, ठीक है, इसका दुगना और चला जाता है। तो यहाँ से अगर इसको मिला देते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, तो ये तो 5√3 ही हो जाएगा, क्योंकि 10√3 और 10√3 यहाँ तक तो हो जाएगा, है ना। और 10√3 यहाँ एक्स्ट्रा ही जा रहा है, यानी कि 20√3 यहाँ से यहाँ तक चला गया है। तो फिर कह रहा है कि रमेश आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिए हम यहाँ तक क्यों लाएं, अगर हम यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये 10√3 है और ये 5√3 है, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये कर्ण है, ये लंब है, और इसको आधार मान लेते हैं, तो इसका लंबाई इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो सीधे हो जाएगा क्या, √10√3 के होल स्क्वायर और -5√3 के होल स्क्वायर, है ना। इसका अगर m मान लेते हैं इसको, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना 10 का स्क्वायर करेंगे और फिर ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पर जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 25 3 75, यानी कि 75। तो m इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 225 इक्वल टू 15 मीटर, है ना। तो ये हमारा लगभग 15 मीटर है, और ये भी हमारा 15 मीटर है। तो समझिए कि ये दोनों का बराबर हुआ, और ये जो डिस्टेंस है वो इसके नीचे ही आएगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 10√3 है, अगर इसको हम लोग मिला देते हैं, ठीक ना, इसको अगर मिला देते हैं तो देखिए इस स्थिति में देखिए ये इसको इधर से इधर कर दिए और इसको इधर से मिला दिए, ठीक है। यहाँ से ये मिला दिए, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना होगा, 5√3, और ये भी देखिए ये तो 15 ही होगा, ये 10√3 हो जाएगा, ये भी 10√3 हो जाएगा, तो ये 5√3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 10√3। तो इसका आंसर हमारा 10√3 ही आएगा दोस्तों। थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि ज़्यादा लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है, आप बनाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, ये ज़्यादा टाइम लेने वाला नहीं था।
थोड़ा सा एंगल जो दे दिया है वो उससे डिस्टर्बेंस, और रूट में दे दिया था उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा था, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था ये। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 10√3। ठीक है दोस्तों, अगर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक होती है, फिर घोल में नमक की मात्रा 80% बढ़ाने के लिए घोल में 100 ग्राम नमक मिलाया जाता है, तो x का मान क्या हो जाएगा। देखिए ये भी बेसिक तरीका से हम आप लोग को बताते हैं। तो 1 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक होती है। मान लीजिए कि x जो है पूरा घोल है, ठीक है, तो x में 30% नमक का मात्रा है, कितना 30% है, तो हम लोग 3x/10 जो है वो नमक निकल गया, ठीक है, 3x/10 जो है नमक निकल गया। फिर कह रहा है कि फिर घोल में नमक की मात्रा 80% बनाने के लिए घोल में 100 ग्राम नमक मिलाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम नया घोल बना रहे हैं तो नमक की मात्रा अगर 3x/10 था और इसमें 100 ग्राम अलग से नमक मिला दिया जाता है, तो हमारा टोटल मात्रा जो था उसमें नमक का मात्रा कितना हो जाता है, 80% है। तो हमारा टोटल अभी घोल कितना था, x था ना, तो x में 100 ग्राम अगर इसमें नमक मिलाएंगे, नमक में, तो घोल में भी तो 100 ग्राम नमक मिल जाएगा। और ये पूरे घोल का कितना प्रतिशत नमक बना रहा है, 80% बना रहा है। तो 80/100, बस इतना ही तो करना था। इसमें काट देंगे, ये 4 और ये 5, तो 3x/10 + 100 है ना, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम पूरे मल्टीप्लाई, तो x में 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/5, और इसमें 100 में 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400/5 हो जाएगा, ये 80 से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x/10 + 100 = 4x/5 + 80, ठीक है। अब देखिए एक टर्म को एक साइड ले आएंगे तो 3x/10 और -4x/5 = 80, और ये माइनस में जाएगा इधर, तो इसका हो जाएगा -20, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 ही रहेगा, और ये 5 × 2 = 10, इसका मतलब कि -8 हो जाएगा, इसका -20। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 आ जाएगा, तो -5/10 = -20, माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए। और फिर उसके बाद x = देखिए 10, x का वैल्यू निकालेंगे तो 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 20 × 10, और ये 5 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो कट जाएगा 4 से। तो x = कितना हो जाएगा, 4 × 10 40 ग्राम, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम नमक में 30% घोल था, x का मात्रा कितना हो गया, तो 40 ग्राम होगा, ये आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।